मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है, लेकिन इसी रेंज में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए और आगे मार्केट के डायरेक्शन क्या है बताने के लिए आज हमारे साथ मार्केट महारथी सेगमेंट में ITI एसेट मैनेजमेंट के CIO राजेश भाटिया जी जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमारे लिए फिर से समय निकाला। एक बधाई भी देनी है जो मेरी टीम ने आपको मेरे को बताया कि ITI म्यूचुअल फंड्स ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का AUM पार कर लिया, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर हमारी तरफ से। उम्मीद करते हैं शुक्रिया। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी आपके असेट्स लगा रहा है, जो भी आपके पोर्टफोलियोज में पैसा डाल रहे हैं या जिसके भी आप पैसे मैनेज कर रहे हैं, आप उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दें, ये उम्मीद भी करते हैं। भाटी जी, मैं शुरू करता हूँ मार्केट से। ओवरऑल मार्केट्स ने एक राउंड की पुल बैक और एक राउंड की करेक्शन दोनों ही कर लिया है कंप्लीट। पहले करेक्शन किया, बाद में उसको पुल बैक में कन्वर्ट किया है। अभी हम बाजार में किस जगह पर खड़े हैं? फेयर वैल्यू पे, ओवर हीटेड है या फिर थोड़ा अंडर वैल्यू है? और मार्केट की अगले 2025 के लिए अगर थोड़ी डायरेक्शन दे पाए तो जरा वो भी बताइएगा प्लीज। तो आपने जैसे बताया, पहले तो धन्यवाद आपके विशेस के लिए, हमारी फर्म के लिए। पर जैसे आपने बताया, एक करेक्शन आया और उसके बाद हम ऊपर गए, लेकिन हमने न्यू हाईज अभी तक बनाए नहीं है। और ये जो बढ़त हुई है उसमें भी एक चीज देखने लायक है कि सेक्टर पार्टिसिपेशन एकदम डिफरेंट हो गया है। सो प्राइवेट बैंक्स न्यू हाईज बना रहे हैं, न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, राइट। सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स, IT न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, राइट। और डिजिटल कॉमर्स, कैपिटल गुड्स, ये सब एरियाज में स्ट्रेंथ या न्यू हाईज हैं। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं रिटेलिंग, ऑटो, ऑयल एंड गैस, ऐसे अन्य सेक्टर्स वीक हो गए हैं और काफी उनमें गिरावट आई है। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि ये जो हम 18 महीने से देख रहे थे, मार्च 23 से सितंबर 24 तक 18 महीने से एक लगातार बुल मार्केट चल रहा था जिसमें सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर, अब जो क्वार्टर जिसमें हम हैं, उसमें हम जो देख रहे हैं कि इसमें अब डाइवर्जन आ गया है, सेक्टर्स और स्टॉक्स में अंतर आ गया है इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। सो एक तो मैं कहूंगा कि ये जो अब दौर चल रहा है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक दौर हो गया है। ये फुल थ्रॉटल बुल मार्केट जिसमें सब सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो एक बार के लिए मेरे ख्याल से ब्रोकन हो गया है। अब सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट की राय है और मेरे ख्याल से वही 2025 में भी चलेगा। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट फिलहाल है और यही ट्रेंड आपको थोड़ा आगे और दिखेगा। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है, अभिषेक बोल रहा हूं मैं। राजेश जी, ये चीन में जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस जो चेंज किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ये उम्मीद बन रही थी कि जो भी पिछले स्टिमुलस मेजर्स उठाए गए थे, ज़्यादा फायदा मिला नहीं था और फाइज का पैसा हमारी तरफ रिवर्स होना शुरू भी हो गया था। क्या एक चिंता की वजह ये बन सकती है? चिंता की वजह भारत देश के लिए कि चाइना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, क्या आपका ये कहना है? जी जी जी। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। सी, चाइना एक स्ट्रक्चरली चैलेंज पोजीशन में है। उसकी कंजम्पशन बढ़ नहीं रही है, उनका एक रियल एस्टेट बबल है, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी काफी ओवर सप्लाई है। ये मेरे ख्याल से जो जो पॉलिसीज आ रही हैं वो एकदम कैटेक्लिस्मिक नहीं है, मतलब इतने कुछ चेंज, बड़ा चेंज कर दे वैसा नहीं है। ये इंक्रीमेंटल चेंजेस है ताकि वो नीचे ना जाए। चाइना में एक डिफ्लेशन प्रेशर आ गया है, वो चाहते हैं कि वो डिफ्लेशन कम से कम ना रहे। और चाइना के लिए और एक बड़ी चैलेंज आ रही है आगे सामने कि ट्रंप इलेक्ट हो गए हैं और ट्रंप थोड़े बहुत एंटी चाइना ट्रेड को रिलेटेड एटलीस्ट हैं और वो चाहते हैं कि बड़े बड़े टैरिफ्स लगाएं। सो मेरे ख्याल से चाइना वो भी देखेगा कि ट्रंप के एक्शंस क्या हैं और उससे कितना उनको फर्क पड़ने वाला है। सो पहली बात जो मैं बता दूं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़े चेंजेस चाइना में आ रहे हैं। और दूसरी बात, उससे मुझे नहीं लगता है कि इंडिया को कोई भारी डैमेज होना चाहिए। इंडिया की अपनी स्टोरी है। इंडिया की इनफैक्ट नेक्स्ट 3, 5, 7, 10 साल में सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरी ग्लोबली अगर होगी तो मैं कहूंगा इंडिया में है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत शॉर्टर टर्म चैलेंजेस हैं हमारे सामने, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से इंडिया से
की स्टोरी इंटैक्ट है। ऑलराइट, पर राजेश जी नमस्कार, सृष्टि बात कर रही हूँ। इस मार्केट वॉलेटिलिटी के बीच जो एक सेक्टर जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है राजेश जी, वो खास तौर से कंजम्पशन बास्केट रहा है, जहाँ पे एफएमसीजी कंपनीज खास तौर से पिटती हुई नजर आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनीज ने नतीजों के लिहाज से काफ़ी निराश किया और उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला। पर राजेश जी, इतनी करेक्शन के बाद क्या वैल्यूएशंस के दम पर अब एक कंस्ट्रक्टिव स्टोरी या अब एक अपनी पोजीशंस को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए हमें एफएमसीजी स्पेस में, या अभी भी अर्निंग्स के लिहाज से वीकनेस जारी रह सकती है? नो सृष्टि जी, इसमें चैलेंज है कि अभी भी वैल्यूएशंस इतने अट्रैक्टिव कंज्यूमर स्टेपल्स में नहीं हुए हैं। इफ अगर आपका फोकस वहाँ है, इतने अट्रैक्टिव नहीं हुए हैं, वो अभी भी 45 टाइम्स 50 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स पे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें कोई विजिबिलिटी नहीं है कि इनका जब जो इकोनॉमिक्स है या बिजनेस मोमेंटम है वो कब चेंज होगा। ये बात सही है कि खरीफ क्रॉप अच्छा गया है, रबी क्रॉप अच्छा हो सकता है, बट लेकिन तो रूरल इकोनॉमी को उससे बेनिफिट मिलेगा, जिससे डिमांड फॉर कंज्यूमर थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन कोई इतना ऐसा कोई वजह नहीं दिख रही है जिससे कोई सेक्युलर बड़ा चेंज इन कंजम्पशन हमें दिखे। गवर्नमेंट का फोकस भी ज्यादा कंजम्पशन पे नहीं है, उनका फोकस कैपेक्स पे है। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स भी नहीं आ रही हैं जिससे ऐसा हमें लगे कि कंजम्पशन को इससे बड़ा पुश मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन में हम अभी भी थोड़े स्केप्टिकल हैं और अंडरवेट हैं। ठीक है, कंजम्पशन को लेकर थोड़ा सा भरोसा कम है, अंडरवेट है। लेकिन राजेश जी, कंजम्पशन वाली सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब ये बास्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें एफएमसीजी भी आ जाता है, इसमें ऑटो भी आते हैं, इसमें सीमेंट भी आती हैं, और भी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। कॉमर्स आ जाती है, डिजिटल कॉमर्स। जी, तो सारी चीज़ों को लेकर आप अंडरवेट हैं, या उसमें से कुछ स्वीट स्पॉट अब खोज सकते हैं हम लोग? नहीं, देखिए, इसमें ज्वेलरी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, डिजिटल कॉमर्स कंपनीज अच्छा कर रही हैं, जिसके पास प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं कंजम्पशन में। सेलेक्ट ऑटोमोबाइल जो लेट अस से यूटिलिटी व्हीकल्स में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसे सेलेक्ट पॉकेट्स हैं। डिजिटल कॉमर्स, आई वुड से डोमेस्टिक फार्मा विच इज ऑल्सो मोर लाइक कंजम्पशन, वो अच्छा कर रहे हैं। सो ऐसे सेक्टर्स, अन्य सेक्टर्स हैं कंजम्पशन में भी जो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म में हमें कंजम्पशन में बुलिश होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 4 करोड़ फैमिलीज हैं जो 8 लाख रुपए से आज की तारीख में ज्यादा बना रही है इनकम, वो 4 करोड़ 10 करोड़ होने वाला है अगले 3 या 4 साल में। सो जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, इट इज वेरी लाइकली कि हमारा जो इनकम पिरामिड है उसमें से मोर पीपल विल मूव टू द अपसाइड ऑफ द इनकम पिरामिड, एंड देयरफॉर इट विल ट्रिगर लार्जर कंजम्पशन। सो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंजम्पशन में बुलिश होना चाहिए, लेकिन शॉर्टर टर्म में एटलीस्ट इन द लोअर एंड थोड़ी प्रेशर ज्यादा दिखती है। तो ज्वेलरी, डिजिटल कॉमर्स, डोमेस्टिक फार्मा, रियल एस्टेट, these are also consumption plays which are doing quite well. ठीक है, तो ये कुछ स्पेसेस हैं जहां पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल राजेश जी होगा आज के। देखिए, आरबीआई के नए गवर्नर ने अपना पदभार संभाल लेंगे, संजय मल्होत्रा जी। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि अब रेट कट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है? तो पहले तो मैं कहूंगा कि शशिकांता दास जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया के मैक्रोज इतने लंबे समय तक स्टेबल हमने बहुत कम समय तक देखा है, और ये इतने लंबे समय तक स्टेबिलिटी है जो मैक्रो में, वो उनका मैं क्रेडिट देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई गवर्नर को, जो आउटगोइंग गवर्नर हैं। और आगे चल के जो चैलेंजेस जो नए गवर्नर के लिए हैं, कि अब थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से ट्रम्प को लेकर। ट्रम्प के आने से थोड़े इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में ऊपर गए हैं। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में 5% टच कर जाएं, राइट। उसका प्रभाव ये है कि रूपी थोड़ा प्रेशर में रहेगा, क्योंकि डॉलर वहां स्ट्रांग होता जा रहा है। तो वो रूपी डेप्रिशिएट अगर जैसा होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी टू रेड्यूस इंटरेस्ट रेट आपकी कम हो जाती है। तो हमने ऑफ कोर्स सीआरआर कट तो देखा, जिससे क्वांटम ऑफ सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा है, बट ये एक चैलेंज रहेगा कि ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट
ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए और इंटरेस्ट रेट को काटने के लिए उनके पास स्पेस थोड़ी कम होती जा रही है। वो उनके लिए एक आगे चल के चैलेंज है जो हमें देखना है कि हाउ ही डील्स विद इट। ठीक है, वही है, ग्रोथ और महंगाई में तालमेल बिठाना, ये कई बार लगता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन यही तो काम है। और ये एमपीसी के जो 6 सदस्य होते हैं इसी पे मंथन करते हैं, हर 2 महीने में मिलते हैं और 2 दिन तक मंथन होती है, उसके बाद ये पॉलिसी जारी की जाती है। टफ टास्क तो है, देखते हैं कि क्या कुछ आगे होता है। उम्मीदें तो खैर हमेशा की तरह आरबीआई गवर्नर से होंगी ही होंगी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर, तमाम सेक्टर्स पर, थीम्स पर चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। हमेशा की तरह बातचीत करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जल्दी फिर से मुलाकात होगी।